हो गया। चलिए सर, अभी देखो पहले ध्यान से, फिर नोट किया जाएगा। हेडिंग लगा लिए है ना। पहला अभिक्रिया है संयोजन या संश्लेषण। अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस अभिक्रिया, रिएक्शन। हाँ बाबू, वो हिंदी है, ये उसका इंग्लिश हो गया, ये इंग्लिश हो गया। संयोजन वर्ड से क्या लगता है? जुड़ने जैसा महसूस होता है ना। संयोजन, कॉम्बिनेशन, जुड़ना, यही इसका परिभाषा भी है। दो पदार्थ हो या दो से ज्यादा पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद एकल, एक से ज्यादा नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एक नए पदार्थ का, हाँ एक अणु, यस, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और उस नए पदार्थ का ऑब्वियसली जो नए पदार्थ का गुण होगा वो मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होगा, अलग होगा। पदार्थ का कितना अणु बनेगा उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। एक अणु बन सकते हैं, दो अणु बन सकते हैं, तीन अणु बन सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा अणु नहीं बनने वाला। जैसे CO2 बनेगा तो सिर्फ CO2 बनेगा, SO2 नहीं होगा, दूसरा कोई भी अणु नहीं होगा। जैसे C+O2 एरो CO2, C+O2 में कितने पदार्थ मिले? दो पदार्थ मिले, दोनों पदार्थ संयोजित हुए और क्या बना दिया? CO2, एकल पदार्थ बने ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण उन दोनों से तो अलग ही होगा, कार्बन से अलग होगा और ऑक्सीजन से अलग होगा। जैसे ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड दहन का पोषक है? नहीं है ना, तो गुण तो अलग हो गया ना। क्या परिभाषा दें? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण अपने मूल पदार्थ से, मूल वास्तविक पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। 2Mg + O2 एरो 2MgO। देखो पढ़ाई का क्या फायदा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, पदार्थ हो गए दो, दोनों आपस में प्लस हुआ, जुड़ गए, कल सवाल पूछे थे ना प्लस। संयोजित हुआ और संयोजित होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, यही बन गया ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितने पदार्थ बने? ले, एक पदार्थ बने। अभिक्रिया में कितने पदार्थ शामिल हैं? दो। क्या ये परिभाषा में आया ना? ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं संयोजन। C+O2 एरो CO2 कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन। क्योंकि उत्पाद के रूप में एकल पदार्थ बनने होंगे। तो क्या उत्पाद में एक पदार्थ दिख रहा है आपको? यस सर, हमको दिख रहा है CO2 दिख रहा है। क्या क्या यहां पे हमको दिख रहा है MgO? यस। अब पढ़ाई का फायदा देखो बाबू। सर आगे 2 क्यों लगाए? तुम पूछ सकते हो अब हमसे। तुमको मालूम है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ऐसा होता है। 2 ही क्यों लगाए वो भी तुमको मालूम है कि संतुलित कैसे किया जाता है। इसको बोलते हैं पहला सीढ़ी चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तो तीसरा में जब टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो पिछला दोनों का सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि आप पढ़ लिए, क्योंकि हम उस टॉपिक को खत्म कर दिए हैं, इसलिए अब हमको उतना तो दिक्कत नहीं होगा बाबू। समझ में आ रहा है कि ये क्यों बैलेंस में है। इसको क्यों नहीं किए? क्योंकि सर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि सर ये संतुलित है ऑलरेडी, है ना। लिखवाएं अब इसके बारे में, लिखिएगा। पहला रोमन में पहला संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इंग्लिश भी लिखिएगा बाबू, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन।
बाबू नाम ही लिखते रह जाओगे, परिभाषा भी तो लिखना है। हाँ, हम बोला कि लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, अभी फुर्सत नहीं मिला। बोले अब लिखोगे बाबू। ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का, लिख दे संयोजित, आपस में संयोजित, ठीक है, आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे बाबू, पूर्ण विराम लगाएंगे। लिखिएगा आगे उसी में, इस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। भिन्न मीन्स अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। पूर्ण विराम। याद करने में कोई कठिनाई होगी? सही शब्द एकदम है। अब हम उदाहरण देंगे, एक लाइन पूरा छोड़िएगा और एकदम फ्रेश लाइन पर आइएगा। उसके बाद लिखिए फ्रेश लाइन में शुरुआत से लिखेंगे उदाहरण डैश नीचे में का। उदाहरण देखो हम लिख दिया है डैश में का, यहां लिखेंगे जब मैग्नीशियम, देख लो, जब मैग्नीशियम के Mg, जब मैग्नीशियम के फीते को दिखलाए थे ना, मैग्नीशियम का फीता, जब मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोजित हो जाता है। तब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, बाबू Mg मिलीग्राम है, अगर स्मॉल m दे दिए तो मिलीग्राम बन गया Mg, कैपिटल Mg है मैग्नीशियम। कुछ दिन पहले भी समझा रहे थे, 9th पढ़े थे, वहां भी समझाया गया होगा। हाँ क्या हाँ थे भाई? हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोजित हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोजित हो जाता है और एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रैकेट में MgO बनाता है। पूर्ण विराम। समीकरण लिखिएगा बाबू, 2Mg + O2 एरो 2MgO, केवल यही वाला।
2 mg प्लस O2, है ना बाबू? यस। लिखोगे समीकरण के नीचे, समीकरण को डब्बा में डाल दीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा। हर बार ऐसा करना है, समीकरण वगैरह जब लिखिएगा उसको डब्बा में डाल दीजिएगा। इसको डब्बा में पहले डालिए। हाँ बाबू। इसके बाद लिखिएगा, डब्बा में डालने के बाद, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण मूल पदार्थ, कहाँ है बाबू? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखोगी ब्रैकेट में MgO भी लिखना है। बार बार एक ही बात क्यों बुलवाती हो? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण मूल पदार्थ, मूल पदार्थ Mg, मैग्नीशियम Mg तथा O2 से, O2 यानी ऑक्सीजन, O2 से बिल्कुल भिन्न होता है। Mg तथा O2 से बिल्कुल भिन्न होता है, भिन्न होता है, होता है, पूर्ण विराम। आया बात समझ में? हम सब कुछ लिखवा दिया बाबू। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, संयोजित होती है, तब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर समीकरण दे दिया, फिर बोला इस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ, मूल पदार्थ कौन थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मूल पदार्थ मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल अलग होता है। ये एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। बाबू कोई सरेस कागज कल ले आओगे, है ना? वो थोड़ा सा लाना है, उसको ऐसा फीता जो होता है उसको रगड़ना पड़ता है। क्यों रगड़ना पड़ता है वो भी हम क्वेश्चन में है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसके फीते को रगड़ते हैं क्यों, प्रश्न आता है। तो हम आपको दिखलाएंगे कि बिना रगड़े और रगड़ के में क्या अंतर है। ठीक, तो ऐसा सरेस कागज इतना बड़ा भी ले आइएगा तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, हम उसको चाकू से कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। हम सोचे कि चाकू से ऐसे करके कार्बन उसका हट जाएगा, कार्बन नहीं होता उसके ऊपर में। हाँ, उसके ऊपर में ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से ही, मैग्नीशियम ऑक्सीजन वातावरण में भी है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बनाता है। ये परत जो होता है वो सफेद रंग का डस्ट जैसा होता है। तो वो जो मैग्नीशियम का फीता हम आपको दिखलाया था उसके पूरे कवर पर ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा हुआ है पूरा। इसलिए उस पर जब माचिस जलाते हैं तो वो जलता ही नहीं है, क्योंकि हम जला किसको रहे हैं? मैग्नीशियम को। और ऊपर में परत किसका लग गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो कैसे जलेगा? तो सरेस कागज से पहले उसके परत को हमको क्या करना होगा? छीलना होगा, नोचना होगा। उसके बाद वो बनेगा मैग्नीशियम, और फिर उसको माचिस से जलाएंगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो डस्ट के रूप में गिरेगा व्हाइट कलर का वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कल याद से बाबू ले आइएगा, है ना? हम लोग कर लेंगे अपने से भी प्रैक्टिकल, देख लेंगे। अब अगला लिखिएगा एक लाइन छोड़ करके, उदाहरण नंबर खा, बिल्कुल का के नीचे लिखिएगा। हाँ, का के सामने से एकदम चलेंगे, खा में लिखिएगा। लिखोगे जब, जब कार्बन का, जब कार्बन का दहन, जब कार्बन का दहन, जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब एक नए पदार्थ, तब एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तब एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तब एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, पूर्ण विराम। बाबू ये वाला समीकरण लिखिएगा, C+O2 एरो CO2। डब्बा में डालिए।
नीचे लिखिएगा बाबू, इस नए पदार्थ, इस नए पदार्थ, इस नए पदार्थ ब्रैकेट में CO2, इस नए पदार्थ ब्रैकेट में CO2, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, का गुण, का गुण मूल पदार्थ, मूल ऐसे लिखाएगा, मूल पदार्थ, मूल पदार्थ कौन है? मूल पदार्थ शिवानी, मूल पदार्थ कौन है बाबू? हाँ, मूल पदार्थ कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों से भिन्न होता है, दोनों से भिन्न होता है। अब बाबू तुम्हारा काम है सवाल पूछना, अगर समझ में नहीं आया सवाल पूछो, नहीं तो हम अगले समीकरण तक जाएंगे, इसलिए एक बार पढ़ लीजिए इसको। बाबू कोई सवाल, आगे बढ़े? चलिए, तो संयोजन के बाद जो दूसरा रिएक्शन है, संयोजन का ठीक उल्टा, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। अच्छा, इसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। इंग्लिश में इनका एक नाम है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लगाया जाए सेकंड नंबर पर। वियोजन अभिक्रिया, अन्य नाम अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन, RE, री, उसके बाद एक्शन, ACTION, रिएक्शन। क्या ये दोनों नाम एक दूसरे का उल्टा नहीं लग रहा है? संयोजन, वियोजन। संयोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का, तत्व हो या यौगिक का, आपस में जुड़ना, मिलना। क्या कहला रहा है बाबू? ये संयोजन। वियोजन का मतलब क्या होगा बाबू? एक का टूट जाना। वियोजित वर्ड कभी यूज नहीं किया, सुने भी नहीं हो। वियोजित मीन्स क्या होता है? अलग हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। वहां संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहे थे, वियोजन में कोई एक पदार्थ टूटेगा, कोई एक यौगिक होगा वो टूटेगा। सर टूट के क्या होगा? अरे भाई, एक यौगिक टूटेगा तो दो भाग में टूटेगा या दो से ज्यादा भाग में टूटेगा? एक यौगिक टूट के एक ही भाग में बनेगा? नहीं, एक टूटेगा तो दो तो मिनिमम बनेंगे। तो हम इसका परिभाषा क्या बनाएंगे? वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है, समीकरण नहीं, अभिक्रिया। वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक कंपाउंड यानी यौगिक का अणु टूट जाता है, टूटने के बाद दो पदार्थ बने या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। सही बात है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, थोड़ा सा इसको हीट किया, गर्म किया, तुरंत ये कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूट गया। देखो, एक पदार्थ टूट गया, वियोजित हुआ, वियोजित होकर के क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन। और संयोजन जो होगा, दोनों जुड़ेगा, जुड़ने के बाद CaCO3 बनाएगा। मुश्किल? क्लियर है ये बात? ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है जिसमें, होती है जिसमें, जिसमें कोई एक यौगिक, जिसमें कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। निर्माण करता है, पूर्ण विराम। और लिखिएगा उसी में, उस नए पदार्थ का गुण, उस नए पदार्थ का गुण, उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से, उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल भिन्न होता है। भिन्न होता है। कोई एक यौगिक है, यौगिक ही टूटेगा ना बाबू? हाँ, तो कोई एक यौगिक टूटेगा और टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बने। इसको यौगिक क्यों कह रहे हैं? निश्चित अनुपात में है ना? दो या दो से अधिक से तो बहुत चीज मिलके बना हुआ है, शरबत भी बना हुआ है, बट अनुपात निश्चित होना चाहिए। कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? एक। कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तीन। तो ये 1:1:3 का रेशियो है, क्योंकि ये अनुपात निश्चित है, तभी जाकर के चूना पत्थर बन सकता है। सही है ना? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक। कोई एक यौगिक टूटता है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। लिखिएगा नीचे एक लाइन, फ्रेश लाइन पे आइए, लिखिए उदाहरण। उदाहरण क में आ जाइएगा बाबू। हाँ, उदाहरण क में आइएगा, लिखिएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर। चूना पत्थर को गर्म करने पर, चूना पत्थर को गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड, गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO है बाबू, लिखा हुआ सामने में है, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है। यहां देखो क्या लिखा, CaCO3 एरो गर्म करने पर, है ना बाबू? लिख दिया गर्म, कहां एरो पर लिखना है? गर्म करने पर। CaO और CO2, CO क्या है बाबू? कली चूना। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड पता ही है। ये क्या है? संगमरमर। इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं बाबू, चूना पत्थर। चलिए, हाँ बाबू। हाँ, आप एग्जाम में अगर लिख रहे होंगे, टेस्ट में लिख रहे होंगे, आपको दो दो को का खा लिखने की जरूरत नहीं है। उदाहरण में जो का हटा दीजिए, एक को कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देना है, कोई भी एक एग्जाम्पल। जैसे उदाहरण तो लिखेंगे आप, उदाहरण के लिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तब वह कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। समीकरण इस प्रकार है, CaCO3 एरो गर्म करने पर CaO प्लस CO2, खत्म हो गया।
हम आपको दो दो एग्जाम्पल लिखवाते जा रहे हैं। खा में लिखिएगा बाबू, उदाहरण खा में लिखिएगा, लिखोगे पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। के का मतलब पोटेशियम है बाबू, Cl जो है वो क्लोरीन को बता रहा है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोराइड, गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में, पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में विघटन होता है, एवं ऑक्सीजन में विघटन होता है, विघटन होता है। KClO3 एरो पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन, 3 करके इसको निकाल दो बाहर, 3O2 हो गया, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगा देंगे। हाँ, नोट कर लो बाबू समीकरण को। बैलेंस की बात तो तुम लोग को सामने क्लियर ही है। पोटेशियम क्लोरेट हो गया, ये हो गया इसको गर्म लिख देना बाबू, गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है? ये है सर पोटेशियम क्लोराइड। हाँ बाबू, यहां बता रहे बाबू मुक्त तो हो गया। जब कोई चीज मुक्त हो जाता है तो उसके लिए तीर का चिन्ह ऊपर की ओर। पानी में पत्थर घोलते हैं तो पत्थर जो है वो मुक्त नहीं होता बल्कि तल में बैठ जाता है, तो वो अवक्षेप है, उसके लिए चिन्ह कैसा होगा? नीचे की ओर। अवक्षेप जब बने तो एरो नीचे की ओर, कोई चीज एयर में रिलीज हो गया उसके लिए तीर का चिन्ह ऊपर की ओर। अंडरस्टूड है? ठीक। पोटेशियम क्लोराइड हो गया ये तो हो गया, चाहो तो लिख लो भाई, गलत नहीं बताया गया आपको। मुक्त ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन। फिर से कहेंगे बाबू, लेक्चर के दौरान कहीं पर भी यौगिक का नाम आए तो उस यौगिक का अनुसूत्र जरूर लिख लेंगे। अभी पोटेशियम क्लोराइड आया, हम नहीं बताएं तो आप लोग नहीं लिखे। पोटेशियम क्लोराइड जैसे हम लिखवाते तो आप बोलते सर पोटेशियम क्लोराइड सूत्र बताइए इसका, तो हम बोलते बाबू जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड कैसे होता है बाबू? NaCl। तो पोटेशियम का क्लोराइड कैसे होगा? KCl। ठीक है ना? यहां पे देखो KCl ही है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है? वैद्युत अपघटन है ना, तीसरा हो जाएगा वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस, ELECTROLYSIS, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? क्या होता है? जैसे अगर मेरे पास धातु का क्लोराइड है, Na, सोडियम जो है वो एक धातु है बाबू। सर आपको कैसे मालूम कि सोडियम एक धातु है? तो जवाब क्या दिया जाए? क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। 11 कैसे हो जाएंगे? 1 होंगे ना।
अगर सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम पढ़े थे 9th क्लास में कि बाह्यतम कक्षा में एक हो, दो हो या तीन हो, बड़े ही आसानी से त्याग करके ये अपना अष्टक बनाते हैं। हुई है बात। जो त्याग करने वाला होता है वो धातु होता है, धनी है, प्लस में होता है वो हमेशा। और जो ग्रहण करने वाला होता है 5, 6 और 7 वाला, ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है, वो सब के सब क्या बनेंगे? आधातु बनेंगे। तो धातु की पहचान यही है कि इसके बाह्यतम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बड़े ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। धातु मीन्स धनी। ठीक, तो सोडियम धातु है। अगर हम सोडियम क्लोराइड बनाए, एक यौगिक बना सोडियम क्लोराइड, हम इसे बोलेंगे धातु का क्लोराइड है, यानी धात्विक क्लोराइड है। नाम सुने कैसे पढ़ा? धातु का क्लोराइड बनाया ना, क्लोरीन के जुड़ने से कौन सा कंपाउंड बनता है? क्लोराइड। तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। पढ़ते हैं ना बाबू। Na जो है वो लैटिन भाषा में नेट्रियम होता है, तो उसको पढ़ते हम लोग तो सोडियम के नाम से ही है। तो ये है सोडियम क्लोराइड। अब अगर इस सोडियम क्लोराइड को हम गला दें, समझे, तो गलाने के बाद सोडियम क्लोराइड में Na+ और ये Cl- के रूप में टूट जाएगा। सोडियम अलग हो गया, धातु अलग हो गया, और अधातु, अधातु का मतलब कि क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। ये ऑक्साइड के रूप में भी होते हैं, ध्यान देना बाबू। धातु के चाहे ऑक्साइड हो, चाहे धातु के क्लोराइड हो, इनको इनके गलित अवस्था में जल की सहायता से, पानी की सहायता से, इनको इनके गलित अवस्था में किसमें चेंज कर दिया गया है? इसके क्लोराइड को अलग कर दिया। देखो, NaCl से Cl को क्या कर दिया गया है? अलग। इनके क्लोराइड से अलग कर दिया गया, या इनके ऑक्साइड से इसको हम अलग कर दिए। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोला गया? फिर से शब्द को पकड़िएगा। सर, धातु का चाहे क्लोराइड हो या धातु का ऑक्साइड हो, उनको उनके गलित अवस्था में चाहे धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके क्लोराइड से अलग कर दिया, या उसके ऑक्साइड से हम उसको अलग कर दें। किसको अलग कर दिया? धातु को। किससे अलग कर दिया? क्लोराइड से या ऑक्साइड से। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? लिखोगे, वैद्युत अपघटन वह प्रक्रिया, वैद्युत अपघटन वह अभिक्रिया होती है, वैद्युत अपघटन वह अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया होती है जिसमें धातु को उसके क्लोराइड से, धातु को उसके क्लोराइड से या उसके ऑक्साइड से पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। पूर्ण विराम, एक लाइन छोड़ करके फ्रेश लाइन पे आइएगा और लिखिएगा, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में NaCl, सोडियम क्लोराइड से वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा उसके क्लोरीन को पृथक कर लिया जाता है, उसके क्लोरीन को पृथक कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। अब क्लोरीन से पृथक करेंगे तो धातु हमको मिल जाएगा।
NaCl है ना, उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, अवस्था कैसे, द्रवित ना, पानी वगैरह में, ठीक है ना। तब NaCl जो होगा वो किसमें बदल जाएगा, Na में, और साथ ही Cl2 क्लोरीन भी मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा जरूरी बात है, समीकरण बैलेंस में है कि नहीं है वो तुम देख लो और बैलेंस में कर लेना। एक और बात, ये सोडियम जो होगा वो कहां मिलेगा हमको, कैथोड में जो माइनस का होता है, और क्लोरीन किस में मिलेगा बाबू, एनोड पर, जो एनोड किस में होता है, प्लस में। अब तुम्हारा सवाल होगा सर कैथोड एनोड क्या होता है ना। जब एक बीकर लें, एक पानी लें, पानी में दो रॉड लगाए हुए हैं, ये एक कौन सा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, और अंदर में गलित अवस्था में किसको रखा गया है, NaCl को, नमक। नमक का घोल पानी के साथ अंदर में है, द्रवित अवस्था में है, और साथ ही इससे धारा प्रवाहित करेंगे, प्लस वाले को प्लस से कनेक्ट किया, माइनस वाले को कनेक्ट किया, बीच में बैटरी वगैरह लगा के जोड़ दिया, क्या दिखेगा, Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, दोनों पृथक हो गया। तो पृथक होके जाएंगे कहां, तो बोला गया कि जो प्लस वाला है, यानी जो एनोड होता है, ये प्लस वाला है, तो ये प्लस किसको खींचता है, माइनस वाले को ना। तो यहां पर देखो माइनस में कौन होता है आपका, क्लोरीन, तो क्लोरीन उठ करके प्लस वाले के पास चला जाएगा क्योंकि ये माइनस होता है। और सोडियम जो कि प्लस में होता है, क्यों प्लस में होता है सोडियम, क्योंकि वो दान करता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो जो प्लस वाला होता है वो किसके पास चला जाएगा, माइनस। माइनस में कौन होता है बाबू, कैथोड कहते हैं, और प्लस वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। तो एनोड पर कौन इकट्ठा हो जाएगा, क्लोरीन, और कैथोड पर कौन जमा हो जाएगा, सोडियम, ठीक। इक्वेशन लिखो, NaCl एरो, विद्युत धारा नीचे लिख लीजिएगा, द्रवित, द्रवित का मतलब पानी के साथ है, और Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2 हो गया। अब रुको एक मिनट, देखो ABCD करके तो बना ही लेंगे, बट थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ Cl2 है ना बाबू, क्लोरीन 2 है RHS में, तो यहाँ भी क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ सोडियम को 2 कर देंगे और संतुलन हो गया। जब बहुत बार समीकरण बनाओगे ना, तो बिना ABCD के भी तुमको आने लगेगा इसको संतुलित कैसे करना है, ठीक। चलो नोट कर लो इसको। हाँ बाबू, अगला टॉपिक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन Fe प्लस CuSO4 एरो, FeSO4 प्लस Cu। देखो क्या किया, परमाणु है और ये परमाणुओं का समूह है। बाबू क्या कर रहे हो यार, ये परमाणु है, एकल है ना Fe, और ये परमाणुओं का समूह है, इसके पास कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यानी ये अणु है। होता क्या है, जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट को आकर के कॉपर को धक्का दे दिया। अभी से हम इंतजार में बाबू, गला का मेरा बैंड बजा हुआ एकदम। तुम लोग देख बाबू, रिएक्शन हुआ दोनों के बीच में
रिएक्शन में क्या हो रहा है, लोहा कॉपर को धक्का दिया, कॉपर बेचारा हट गया, और खुद कॉपर की जगह पे आके कॉपर बोला कि हमको अलग कर दिया। सही है ना? देखो बाबू, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। पहले ये इसका रंग था नीला, लेकिन अब संगत इसका हो गया किसका, लोहा के साथ, इसलिए जो अब कंपाउंड बना, अब जो यौगिक बना, ये इसका रंग थोड़ा सा हरा कलर का हो गया। हाँ, बात समझना क्या कहा जा रहा है। पहले इस विलियन का, कॉपर सल्फेट एक विलियन है, पहले इस विलियन का रंग कैसा था, नीला। अब इस विलियन से कॉपर निकल चुका है और कॉपर की जगह पे कौन आके बैठ चुका है, लोहा, इसलिए विलियन का रंग हो गया हरा। और इस विलियन में अगर तुम कोई कील जैसे कि लोहा वगैरह डाल दिए तो वो रस्टिंग कलर का, लगभग भूरा रंग का, जो जंग लगना जिसको बोलते हैं, होने लगेगा। बर्बाद होना जिसको कहते हैं, शुरू हो जाएगा। क्या बाबू? हाँ, जंग लगना जिसको बोलते हैं, यस। मैंने जंग वाला कलर जो है हल्का सा रस्ट जैसा होता है ना, ब्राउन जैसा, भूरा रंग का, वो भूरा रंग का होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट विलियन का रंग कैसा होता है, नीला। फेरस सल्फेट विलियन का रंग कैसा होता है, हरा। विलियन का रंग हरा है, इस विलियन में लोहे का कोई कील डाल देंगे तब वो कैसा हो जाएगा, भूरा कलर का हो जाएगा। आया बात समझ में? अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, चलो इसका परिभाषा बनाते हैं। जब किसी परमाणु के द्वारा, ये परमाणु है, जब किसी परमाणु के द्वारा किसी अणु या परमाणु के समूह से दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। ध्यान दो, वो कॉपर कहीं भी जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। किसी दूसरे परमाणु से, किसी दूसरे परमाणुओं के समूह से उसके एक परमाणु को हटा देता है और खुद उसके जगह पे जाकर बैठ जाता है। इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि सिंगल है तो अगला टॉपिक होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये धक्का देगा इसको, ये हटेगा, ये उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। लिखोगे ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है कॉमा, जिसमें कोई तत्व, अरे बंद कर दो बाबू पंखा जल्दी से, फैन ऑफ करो जल्दी से बाबू, जिसमें कोई तत्व, हाँ, जिसमें कोई तत्व, कौन है कोई तत्व, ये, जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से, जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से, यह यौगिक है ना, जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से उसके परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसके परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसके परमाणु को विस्थापित कर देता है। हो गया? ध्यान से सुनना बात को, जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से उसके बहुत कोल्ड ड्रिंक पिए थे बापे, तो बहुत गर्म है यार। हाँ सॉरी, कोई बात नहीं है, हो जाता है। जिसमें कोई तत्व है वो किसी दूसरे यौगिक से उसके परमाणु को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। FE ले लेता है। हो गया ना? न्यू लाइन पर आइए। उदाहरण के लिए जब लोहे की कांटी को, उदाहरण के लिए जब लोहे की कांटी को
लोहे की काठी को कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्रैकेट में CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन में डुबोया जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से किसको विस्थापित करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। पूर्ण विराम। इक्वेशन लिख लो बाबू। Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। समीकरण लिखिए बाबू। FeSO4 प्लस Cu। हाँ बाबू। सर हमको कैसे मालूम होगा कि अभिक्रिया हो गई है ना? तो कलर से पकड़िएगा। कॉपर सल्फेट का रंग शुरू से कैसा होता है? नीला। अब रंग कैसा होने लगेगा? सही है, लिखिएगा। डब्बा में डाल दिए बाबू समीकरण को, ठीक है। नीचे लिखिएगा अभिक्रिया के पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग, अभिक्रिया के पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग FeSO4 के कारण बाबू, FeSO4 के कारण हल्का हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। पूर्ण विराम। लोहे के कील की सतह पर लाल भूरे, ऐसा लाल डैश भूरे रंग की परत जम जाती है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। पूर्ण विराम। परत जम जाती है, पूर्ण विराम। यह परत कॉपर की रहती है, यह परत कॉपर की रहती है। पूर्ण विराम। देखो बहुत बारीकी है ये सब बात में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आया, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं? जवाब होगा कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील डालते हैं तब विलयन का रंग जो पहले नीला था वो हल्का हरा रंग में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। बात नंबर 1। फिर क्या होता है, वो जो लोहा का कील हम डाले थे उसके ऊपर में रेड और ब्राउन कलर मिक्स जैसा एक लेयर जमने लगता है। किसके ऊपर में? लोहे के कील के ऊपर में। ये परत किसका होता है? सर ये परत कॉपर का होता है। क्लियर टॉपिक। तो आज हम लोग कितनी रासायनिक अभिक्रिया पढ़े? 4। 5 नहीं, 4 ना बाबू। संयोजन पढ़ा तो वियोजन पढ़ा, तीसरा वैद्युत अपघटन पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस, और चौथा पढ़ा एकल विस्थापन। क्लियर है बात? कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।
आप लोग यहां तक शुरू से लेकर के यहां तक केमिस्ट्री पूरा याद कीजिएगा।